हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। चलिए अपने मैराथन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, हेमेटोलॉजी, रेडियोलॉजी या फिर एनाटॉमी? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमेटोलॉजी। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। अब हिमेटोलॉजी में रक्त यानी ब्लड या फिर ब्लड बनाने वाले अंग जैसे बोन मैरो हो गया से संबंधित सभी रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन हिमेटोलॉजी ही कहलाता है। रक्त या फिर रक्त बनाने वाले अंग जैसा कि बोन मैरो, इनसे जुड़ी कोई भी बीमारी है तो उनके वैज्ञानिक अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। अब हिमेटोलॉजी में जिसका जिसका अध्ययन किया जाता है, किसका किसका अध्ययन किया जाता है? तो एनीमिया, दूसरा हो गया ल्यूकेमिया, तीसरा हीमोफीलिया जिसको शाही रोग भी कहा जाता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। और चौथा हो गया थैलेसीमिया। तो ये 4 रोग हैं जिनका अध्ययन हिमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखते हैं न्यूरोलॉजी क्या होता है। न्यूरोलॉजी तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन या फिर तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कोई भी बीमारी है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र और उससे जुड़ी बीमारियों का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। अब कुछ सामान्य रोग हैं। तंत्रिका तंत्र के अंदर आता क्या क्या है? तो अगर तंत्रिका तंत्र, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र शब्द आया ना, तो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी, और साथ में जो परिधीय नसें हैं, पेरिफेरल नर्व्स हैं, ये तंत्रिका तंत्र के अंदर आती हैं। पेरिफेरल नर्व्स ये तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अब कुछ सामान्य रोग हैं जिनका अध्ययन न्यूरोलॉजी में किया जाता है, जैसे स्ट्रोक हो गया, दूसरा हो गया एपिलेप्सी या फिर मिर्गी दौरे, तीसरा हो गया माइग्रेन, चौथा हो गया अल्जाइमर या फिर डिमेंशिया। तो इनका अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्ट्रोक, मिर्गी, माइग्रेन, अल्जाइमर या फिर डिमेंशिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर्पेटोलॉजी, फिजियोलॉजी, वायरोलॉजी या फिर टैक्सोलॉजी? टैक्सोलॉजी नहीं, टैक्सोनॉमी। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। अब सर्पेटोलॉजी क्या होता है? तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सरीसृप यानी रेप्टाइल, और उभयचर यानी एम्फीबियंस का अध्ययन किया जाता है।
किया जाता है। अब सरीसृप और एम्फीबियन में कौन कौन आते हैं? तो जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुए, मेढक आदि का, इनकी संरचना का, इनके जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र का, इनके व्यवहार का और साथ ही इनका संरक्षण कैसे किया जाए, इसका अध्ययन सर्पेटोलॉजी में किया जाता है। ये जो सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुए, मेढक हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल कैसा होता है, इनका व्यवहार कैसे होता है, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार होता है, साथ ही इनका संरक्षण कैसे किया जाए, इन बातों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दालें पौधे के किस कुल से प्राप्त होती हैं? लिलिएसी, लेग्यूमिनेसी, कवक या फिर साइकेडेसी? तो आंसर क्या हो जाएगा? लेग्यूमिनेसी। दाल वर्ग के जो पौधे हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं। इनके फूलों से विकसित होने वाला फल फली कहलाता है। इनके फूलों से विकसित होने वाला फल फली या फिर लेग्यूम कहलाता है। लेग्यूम कहलाता है। जब फली के भीतर परिपक्व बीज होता है, यही दाल के रूप में उपयोग किया जाता है। परिपक्व बीज होता है फली के अंदर, यानी लेग्यूम के अंदर जो परिपक्व बीज होता है, यही दाल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? जोंक में, फीता कृमि में, घोंघा में या फिर अमीबा में? तो आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा में। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। अमीबा प्रोटोजोआ है। अमीबा इसमें आता है प्रोटोजोआ में, और इसमें तंत्रिका तंत्र बिल्कुल नहीं होता। घोंघा ये मोलस्का में आता है। घोंघा मोलस्का में आता है। अमीबा प्रोटोजोआ में आता है, घोंघा मोलस्का में आता है और इसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। फीता कृमि किस में आता है? या प्लेटीहेलमिन्थेस में आता है। ये प्लेटीहेलमिन्थेस के अंतर्गत आता है और इसमें भी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, पर इसका तंत्रिका तंत्र सरल रूप में मौजूद होता है। जोंक यह एनिलिडा में आता है। एनिलिडा, जोंक एनिलिडा में आता है और इसमें अच्छी तरह से विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसमें विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा। ये प्रोटोजोआ में आता है और इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की थी? हक्सले ने, इवानोव्स्की ने, हेल्डेन ने या फिर ल्यूवेनहॉक ने? तो आंसर क्या हो जाएगा? इवानोव्स्की ने 1892 में खोजा था। अगला प्रश्न है, अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है? आरोही मूल, कंदिल जड़, चूसक जड़ या फिर ये सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आरोही मूल ये अपस्थानिक जड़ का उदाहरण होता है। अपस्थानिक जड़ें होती क्या हैं? तो अपस्थानिक जड़ें वह जड़ होती हैं जो बीज से नहीं बल्कि किसी अन्य भाग जैसे तना है, पत्ती है या फिर डंठल से निकलती हैं। तो यह जड़ बीज से नहीं बल्कि पौधे के किसी अन्य भाग
जैसे तना, पत्ती या फिर डंठल से निकलती है। अब आरोही मूल क्या होता है? तो यह तने से निकलती है, यानी यह अपस्थानिक जड़ है। ये तने से निकलती है, आरोही मूल तने से निकलती है, तो यह अपस्थानिक जड़ कहलाएगी। जो कंदील जड़ है यह बीज से विकसित होती है, यह बीज से विकसित होती है। अभी हमने देखा अपस्थानिक जड़ क्या होती हैं, जो बीज से नहीं बल्कि तने, पत्ती या फिर डंठल से निकलती हैं। तो कंदील जड़ बीज से विकसित होती हैं, इसलिए यह अपस्थानिक जड़ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आरोही मूल, क्योंकि वह तने से विकसित होता है, इसलिए जो आरोही जड़ है यह अपस्थानिक जड़ का उदाहरण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यूरिया का निर्माण किसके विघटन से होता है? अमोनिया, बसीय अम्ल, अमीनो एसिड या फिर ग्लूकोज? आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया। जनरली जो अमोनिया है, यूरिया है, वो अमोनिया के विघटन से और उसके यकृत में जो यूरिया साइकिल की प्रोसेसिंग होती है उसके द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण अमोनियम कार्बोनेट या फिर अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक क्रिया से होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CONH2 का होल ट्वाइस, ये यूरिया है। तो यूरिया का निर्माण अमोनियम कार्बोनेट या फिर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के जो रासायनिक क्रिया होती है उससे यूरिया का निर्माण होता है। जनरली जो जानवरों में यूरिया है वो अमोनिया के विघटन और नाइट्रोजन चक्र के दौरान बनती है। जानवरों में यूरिया अमोनिया के विघटन और या फिर नाइट्रोजन चक्र के दौरान बनती है। विशेष रूप से प्रोटीन और अमीनो एसिड के विघटन से अमोनिया निकलता है। अगर प्रोटीन और साथ में अमीनो एसिड विघटित होगा, टूटेगा तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। और फिर यह अमोनिया जो यकृत में जाता है और ऑर्निथिन साइकिल चलती है, फिर ऑर्निथिन साइकिल के माध्यम से यह अमोनिया यूरिया में बदल जाता है। कौन सी साइकिल? ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल के माध्यम से लीवर में अमोनिया यूरिया में बदल जाता है। इस तरह अमोनिया के विघटन से यूरिया का निर्माण होता है। कैसे होता है? जब विशेष रूप से प्रोटीन और अमीनो एसिड के विघटन से अमोनिया बना, प्रोटीन और अमीनो एसिड टूटा तो क्या बना? अमोनिया बना। और अमोनिया लीवर में ऑर्निथिन साइकिल के माध्यम से टूटा तो क्या बना? यूरिया का निर्माण हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। टेलीविजन संचार में किसका प्रयोग होता है? सूक्ष्म तरंगों का, अवरक्त किरणों का, रेडियो तरंगों का या फिर गामा तरंगों का? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग। जो टेलीविज़न संचार है इसमें सूचना मुख्यतः, इसमें साउंड भी होता है और चित्र भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है। तो जो सूचना है वो ध्वनि और चित्र के माध्यम से प्रसारण होती है। तो इसमें मुख्यतः रेडियो तरंगें भूमिका निभाती हैं। यह मुख्यतः रेडियो तरंगों के कारण होता है। जो रेडियो तरंग हैं ये लंबी दूरी तक प्रसारण के लिए उपयुक्त है। लंबी दूरी के प्रसारण के लिए उपयुक्त होता है। अवरक्त किरणें ये केवल पास की दूरी के लिए ठीक रहता है। और साथ में गामा किरणें ये ऊर्जा बहुत अधिक, इसमें बहुत अधिक इसको प्रयोग में नहीं लिया जाता है क्योंकि यह ऊर्जा बहुत अधिक लेता है। ये बहुत अधिक ऊर्जा लेता है, इसके लिए इसको संचार में प्रयोग में नहीं लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी होती है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन।
तो वायुमंडल में उपस्थित जो गैस के छोटे छोटे कण होते हैं, तो इसमें जो छोटी तरंग वाली नीली रोशनी होती है, ये बहुत ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाती है या फिर स्कैटर हो जाती है, जिसके कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नीली रोशनी अधिक स्कैटर होती है, अधिक स्कैटर होती है, जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। आसमान नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरा किस कारण चमकता है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो आंसर क्या हो जाएगा? हीरे की चमक के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरा अत्यंत कठोर और पारदर्शी होता है। यह कठोर और पारदर्शी होता है, जिससे इसमें प्रकाश है वो बहुत तीव्र रूप से मुड़ती है। हीरे के कट और जो कोण बनाए जाते हैं, प्रकाश के अंदर कई बार परावर्तित करते हैं। हीरे के जो कट यानी कटाई और कोण है, कोण प्रकाश को कई बार परावर्तित करते हैं, जिसके कारण से हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान रहती है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या फिर कोष की? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोष। बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान रहती है। अगला प्रश्न है, हैलोजन के बीच इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन या फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन? तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले देखते हैं हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कब घटती है और कब बढ़ती है। तो हैलोजन समूह के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाते हुए घटती है। ऊपर से नीचे जाते टाइम घटती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। फिर उसके बाद होती है क्लोरीन की। फिर क्लोरीन के बाद होती है ब्रोमीन की। किसके? ब्रोमीन की। ब्रोमीन के बाद होती है आयोडीन की और आयोडीन के बाद होती है एस्टेटिन की। किसकी होती है? एस्टेटिन की। तो पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है: कपड़ा उद्योग में, डाई के रूप में, कृत्रिम मिठास में, उर्वरक में या फिर प्रति अम्ल या एंटासिड में? आंसर क्या हो जाएगा? प्रति अम्ल के रूप में, एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। साथ ही यह सॉइल ट्रीटमेंट में भी उपयोग किया जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट में भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। यह मिट्टी के को उर्वरक योग्य या फिर यह सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उर्वरक योग्य बनाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग रासायनिक उपयोग भी किया जाता है, उद्योग में या फिर इसको रसायन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और साथ ही यह मेडिकल में चिकित्सीय उपयोग भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यह एंटासिड के रूप में उपयोग होता है, सॉइल ट्रीटमेंट में भी उपयोग होता है, मिट्टी को उर्वरक बनाता है। साथ ही इसका चिकित्सीय उपयोग यानी मेडिकल लाइन में भी इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सीय उपयोग यही है प्रति अम्ल के रूप में, यानी ये एसिडिटी को कम करता है।
एसिडिटी को कम करता है, रिड्यूस करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, मीथेन या फिर जलवाष्प। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह ग्रीन हाउस गैस ना होके यह एक जहरीली गैस है, जहरीली गैस है। इसको दमघोटू गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण दम घुटने से मौत हो जाती है, इसलिए इसको दमघोटू गैस भी कहते हैं। मीथेन ये एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है। और ओजोन यह पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल परत में पाई जाती है और यह भी ग्रीन हाउस गैस होती है। पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, परत में पाई जाती है। और जलवाष्प यह एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस होती है, प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस होती है। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ग्राफीन, ग्रेफाइट, फुलरीन या फिर क्वार्ट्ज। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज। ग्राफीन ये कार्बन का अपरूप होता है। यह कार्बन के एक परत वाला 2 आयामी या फिर 2D संरचना वाला स्ट्रक्चर होता है। यह कार्बन का एक परत वाला 2 आयामी या 2D संरचना होती है। ग्रेफाइट क्या होता है? तो यह कई ग्रेफीन के परत से मिलकर बना होता है, कई ग्रेफीन की परत से मिलकर बना होता है। यह भी कार्बन का अपरूप होता है। फुलरीन इसमें कार्बन के अणु गोलाकार संरचना में पाए जाते हैं, कार्बन के अणु गोलाकार संरचना में पाए जाते हैं। तो कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? क्वार्ट्ज। बाकी ग्राफीन, ग्रेफाइट और फुलरीन ये कार्बन के अपरूप होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।